बंदिया राह पे चल बंदिया बंदिया रे बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया Now I would like to invite Mohit sir on the stage for sharing his experience. नमस्कार भाई, आवाज आ रही है? नमस्कार, आवाज आ रही है? क्लियर है आवाज? तो गर्मी मरमी तो लग रही होगी ना? आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? चलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नमस्कार भाई लोग, थोड़ी और तेज आवाज आनी चाहिए, थोड़ा जोश। चलिए चलिए, सबसे पहले सीएमसी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे अपनी स्टोरी बताने का मौका दिया। इसके बाद गौरव सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे गाइडेंस की और सपोर्ट किया, जिससे मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। इसके बाद मैं अपने पेरेंट्स और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, जिन्होंने मुझे मेरी पूरी जर्नी में मोटिवेट रखा और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में और 21 की एज में एसएससी सीजीएल की सबसे हाईली पेडेड जॉब में सिलेक्शन लेने का मौका दिया। तो अब मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ। मेरी 8th तक स्कूलिंग अपने होम टाउन पिछोर में हुई है, LAPS से। इसके बाद जब पेरेंट्स को लगा कि मुझे और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे ग्वालियर शिफ्ट कर दिया। उस टाइम में मैं इतना मैच्योर नहीं था, क्योंकि 9th क्लास में ही जाना था मुझे। तो मेरे साथ मेरे पेरेंट्स रहे और उस टाइम पे पापा ने भी अपने बिजनेस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी मेरी एजुकेशन के आगे, तो वो भी मेरे साथ ही रहे। इसके बाद मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो होम टाउन से ही की है और ग्रेजुएशन में मैंने BA की है। और BA का तो आपको पता ही है क्यों की है मैंने, जिससे पढ़ना ना पड़े। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मेरे को प्रमोशन मिल गया। 3rd ईयर में पढ़ा तो ऐसा पढ़ा कि स्कूल टॉप कर गया, कॉलेज टॉप कर गया। अब इसके बाद फिर जब इंदौर आना हुआ, तो इंदौर में करीब 4 अक्टूबर के आसपास आया था और मैंने यहाँ SSC की कोचिंग ढूंढना स्टार्ट किया। तो कुछ लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि CMC जाइए, वहाँ से सिलेक्शन होते हैं। मैंने कहा देख लेंगे। CMC गए, तो CMC में मैंने डेमो लिया और साथ ही 8 से 10 कोचिंग, मैंने एक पूरा पेज बनाया था किस किस कोचिंग में डेमो लिया, पूरा बढ़िया। 8 से 10 कोचिंग में डेमो और CMC में 2 से 3 बार डेमो, सुबह डेमो शाम डेमो। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ मैंने डेमो लिया और फिर मैंने करीब 8 अक्टूबर के आसपास मैंने एडमिशन भी ले लिया CMC में। और CMC से मैं काफ़ी सेटिस्फाई रहा, काफ़ी मतलब पूर्णतः ही सेटिस्फाई रहा हूँ। देखिए, जब मैं इंदौर आया था तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी की थी कि मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए थे, जो मुझे लगता है कि मेरी सफलता का जो सबसे पहला कदम था और सबसे अच्छा कदम भी था। देखिए, पहले मैं जब सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव करता अपना, तो उनके इंस्टा बायो में क्या डालता, केक मटर, ठीक है, मम्मी का लाडला, पापा की परी। अब मुझे इसकी इम्पोर्टेंस पता चली है कि अब मैं क्या डालूंगा। अब मैंने जो इंस्टा अपनी एक्टिव कर रखी है अभी रिजल्ट आने के बाद, तो मैंने इंस्टा में डाला है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, जब मैं पहले इंस्टा चलाता और अब इंस्टा चलाता, आप डिफरेंस समझ सकते हैं। पहले मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती, अब फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है।
तो ये डिफरेंस तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या कर रहे हैं अभी घर जाके। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, आप जिस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सेंट्रल की टॉप जॉब्स में से आती है, तो आप सब लोगों को पता ही होगा। एसएससी की जो जॉब्स रहती हैं वो यूपीएससी के बाद स्टार्ट हो जाती हैं और आपका कैडर यूपीएससी भी हो जाता है कुछ दिनों बाद। तो देखिए, आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और साथ ही स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। हार्ड वर्क से मुझे मेरी एक 12th क्लास की स्टोरी याद आती है। 12th क्लास के बोर्ड थे और दिसंबर का टाइम था, मतलब मेरे बोर्ड को करीब 2-2.5 महीने बचे थे। मैथ्स में मतलब मैं इतनी ज़्यादा लीनियंसी कर रखी थी कि मैं जब अपने मामा की कोचिंग में गया मैथ्स का पेपर देने, ये मैं फाइनल एग्ज़ाम के 2-2.5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, तो मैंने जब टेस्ट दिया तो मेरे 100 में से सिर्फ 15 मार्क्स आए मैथ्स में। मतलब आप समझ सकते हैं हालत क्या रही होगी। फिर मामा ने मोटिवेट भी किया और सपोर्ट भी किया काफ़ी, उन्होंने भी मेहनत करवाई और फिर मेरे बोर्ड में 89 मार्क्स आए मैथ्स में। तो मुझे हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस तो पता चल गई थी वहाँ से। देखिए, हार्डवर्क तो आपको करना है, साथ ही स्मार्ट वर्क भी करना है। और स्मार्ट वर्क का बहुत सारे बच्चे मतलब समझ लेते हैं कि भाई चीज़ों को स्किप कर दो, हम तो स्मार्ट बन रहे हैं, हम तो स्किप करेंगे चीज़ों को। देखिए, स्किप नहीं करना है, आपको चीज़ों को इफेक्टिव वे में करना है। ठीक है। तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क और एक राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन तो आपको गौरव सर से बेटर कोई दे ही नहीं सकता है, तो उन्हीं की गाइडेंस लीजिए। अब मैं आपको कुछ वो पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ जो मैंने भी फेस किए और शायद मुझे लगता है सभी लोग इस टाइम पे फेस भी कर रहे होंगे, और एक कॉमन स्ट्रेटजीज जो रहती हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए, पहला जो डाउट मन में आता है वो आता है कि हमें स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है। मतलब एग्ज़ाम तो दे रहे हैं लेकिन स्ट्रेटजी का पता नहीं है, हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। तो देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं CHSL से स्टार्ट किया था। इसके बाद फिर मैंने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, CPO, SSC स्टेनोग्राफर, और उसके बाद फिर मैंने FCAT, उसके बाद CGL और उसके बाद CDS। ये सारे मेरे लाइन से निकले हुए एग्ज़ाम हैं। तो थोड़ा बहुत तो मुझे इनके बारे में पता है, निकले हैं तो थोड़ा बहुत तो पता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आखिर सिलेबस में है क्या क्या, कौन से चैप्टर्स हैं। उसके बाद आपको वेटेज देखना पड़ेगा किस चैप्टर का कितना है। ठीक है। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज देखना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है। ठीक है। वीक सब्जेक्ट भी देखना होगा और उस पर फोकस भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे मैथ्स और इंग्लिश आती थी टियर 2 में, तो हमने उसी हिसाब से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी, 2021 से स्टार्ट की थी। लेकिन जब लास्ट में पैटर्न चेंज हुआ और GS ऐड हुआ तो हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही थी, क्योंकि GS छोटा तो सब्जेक्ट है नहीं, GS काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। लेकिन तब भी हमने लास्ट टाइम पे अपनी स्ट्रेटजीज चेंज की, GS पे फोकस किया और अच्छा स्कोर भी किया उसमें। तो मैं कहूँगा कि आपको स्टार्टिंग से पहले अपनी वीकनेस देखनी है, उन पे वर्क करना है, उन पे फोकस करना है। एक डायरी भी मेंटेन करनी है साथ में कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। इसके बाद जो दूसरा डाउट आता है लोग बागों के मन में, वो आता है कि डेली टारगेट्स बनाए कि नहीं बनाए। तो देखिए, मैं तो बनाता था और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी डेली टारगेट्स बनाइए, उनको कंप्लीट कीजिए। लोग बाग कहते हैं कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे टारगेट कंप्लीट नहीं होते हैं। तो देखिए, आप टारगेट पहले छोटे छोटे स्मॉल टारगेट से स्टार्ट करिए, उसके बाद फिर आप बड़े टारगेट्स लीजिए। मैथ्स में अगर आप प्रैक्टिस करने पे जा रहे हैं तो पहले 30 क्वेश्चन लीजिए, लेकिन टाइमर के साथ कीजिए, 30, 50, फिर उसके बाद और आगे बढ़िए। अब तो खैर पैटर्न ही 30 क्वेश्चन का हो गया है, तो आप 30 लीजिए। इसके बाद जो आप डेली टारगेट्स बना रहे हैं ना, तो उनके लिए एक डायरी मेंटेन जरूर करिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम पता लगता रहे कि आपका कितना सिलेबस बचा है और कितना आपको और कंप्लीट करना है। ये मैंने किया है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट को ये करना भी चाहिए। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो मैं अभी सुनने में आया है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग से सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ता है। तो देखिए, ये तो सब मिथ है, ये यूट्यूबर्स फालतू के लगे रहते हैं। ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग से सिलेक्शन हमेशा से ही होते आ रहे हैं और अभी भी होंगे। मैं खुद ऑफलाइन का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने 10 से 12 महीने कोचिंग में ही पढ़ा है,
सारे नोट्स बनाए हैं। मैंने रीजनिंग शुभेंदु सर से पढ़ा है और बहुत ही शानदार उन्होंने नोट्स बनवाए हैं। सुधीर सर से पढ़ा है मैंने इंग्लिश, वो तो आपको नोट्स बनाना तक बताते हैं कि आपको नोट्स कैसे बनाना है, कहाँ पे आपको हाईलाइट करना है, कहाँ पे आपको कट करके ऊपर लिखना है उसका आंसर। और मैथ्स तो गौरव सर से पढ़ा है और बाकी जीएस फैकल्टी हमारी सबसे बेस्ट ही है। तो मैं तो यही कहूँगा, आप अपने टीचर पे विश्वास रखिए, मैंने भी रखा है और मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, तो आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। इसके बाद जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो एक कि सभी लोगों के मन में ये डाउट है और सभी लोग पूछना भी चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे। तो रुकिए पहले पानी पी लेता हूँ फिर बता। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो देखिए, मेरे जो की पॉइंट रहे हैं मेरी पूरी जर्नी में, वो थे कि मैंने एक तो सबसे ज़्यादा मोबाइल को कितना इफेक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं इस पर फोकस किया है। मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे थे, मैंने जो यूट्यूब चैनल्स मतलब ज्वाइन कर रखे थे प्रैक्टिस के लिए, और मेरी जो पीडीएफ्स थी सारी मोबाइल में रहती थी, और जो उनके नोटिफिकेशन आते थे उनसे मेरे मोबाइल में मेरे को डे टू डे पता रहता था कि मुझे और कितना रिवीजन करना है, कितना आगे टॉपिक हो गया है। आप लोग भी ऐसे नोटिफिकेशन सेट करके रखिए और मोबाइल का जितना इफेक्टिव वे में आप यूज़ कर सकते हैं उतना कीजिए। इसके बाद आपको जो दूसरे पॉइंट में मैं बताना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट पे आप बहुत फोकस करिए। बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं कि सिलेबस सारा कवर कर लिया है, बिल्कुल धुरंधर बन के सीधे अपन एग्ज़ाम में ही देंगे, और एग्ज़ाम वाले दिन क्या होता है कि भाई क्वेश्चन ही नहीं देख पाए 100 तो, और आंखों से निकल गए पूरे। तो सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। मॉक टेस्ट आपको देखिए, पहले तो सब्जेक्ट वाइज लगा लीजिए, टॉपिक वाइज लगा लीजिए, इसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए फुल लेंथ। जब आपका 60 to 70% हो जाए लगभग सिलेबस, तब फुल लेंथ स्टार्ट कीजिए। देखिए स्टार्टिंग में आपके कम मार्क्स होंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन एंड तक आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे। मैं आपको बताता हूँ, मेरे जब फर्स्ट मॉक लगाया था CHSL का, तो मेरे 79 मार्क्स थे, और जब मैं मॉक लगाता गया तो लास्ट में मेरे 170 मार्क्स थे। तो देखिए मॉक की इंपॉर्टेंस तो बहुत है, और एसएससी की फील्ड में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो मॉक तो आपको लगाने हैं और एनालिसिस प्रॉपर करना है उनका। एनालिसिस के लिए लोग बाग क्या करते हैं कि मतलब सिर्फ देखा और छोड़ दिया उनको। उनके लिए मैंने एक अपनी जो पर्सनल मैंने एक्सेल सीट तैयार कर रखी थी, उसमें मैं फीड करता था कि सब्जेक्ट वाइज अपना स्कोर, इसके बाद कितने मॉक लगा लिए, कौन सा मॉक लगा लिया, जो मुझे पूरा बताता रहता था डाटा कि मुझे किस सब्जेक्ट पे और वर्क करना है और किस सब्जेक्ट को मुझे थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देनी है अभी इस टाइम पे। और मैं अपने जो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप एग्जाम में छोड़ देते हैं, वो तो आप ठीक है इंपॉर्टेंस दे देते हो उन्हें। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनमें कम टाइम लग सकता था लेकिन आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, तो आपको उन पर भी वर्क करना है, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चे अभी मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाले हैं यहाँ। तो देखिए मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था तो इतना ज़्यादा नहीं है, तो स्ट्रगल नहीं, मैंने मेहनत जरूर की है, थोड़ा हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा किया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना बेस्ट दे दीजिए कि आपकी नेक्स्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। फर्स्ट अटेम्प्ट में जितनी ताकत आप झोंक सकें, जितना ज़्यादा आप मेहनत कर सकें, उतनी ज़्यादा मेहनत कीजिए। जब मेरे टीयर 2 का था एग्ज़ाम, तो मेरे को क्या डब्ल्यू के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ी। देखिए डब्ल्यू के लिए क्या अलग एग्ज़ाम होता है, आप लोगों को शायद अभी पता ना होगा डब्ल्यू का, मुझे भी टीयर 1 के बाद पता चला था। जनवरी का टाइम था और मार्च में पेपर था। जनवरी 16 से मैंने स्टार्ट कर दिया था अपनी प्रिपरेशन डब्ल्यू की, और एटमोस्ट मतलब 1 मंथ में मैंने कंप्लीट कर लिया। तो देखिए शेड्यूल तो आपको बनाना पड़ेगा। टीयर 2 के लिए मैं दिन में पढ़ता था सारे दिन, और डब्ल्यू के एग्ज़ाम के लिए मैं रात को 12 बजे से 4 बजे तक पढ़ता था। रात को 12 बजे से 4 डब्ल्यू, और दिन भर अपना टीयर 2 का। मैंने दोनों बैलेंस की। कंप्यूटर के लिए मैंने अलग से मेहनत की, और कंप्यूटर में मेरे मार्क्स भी ठीक थे, 44 मार्क्स थे आउट ऑफ 60, जो डिसेंट स्कोर था। और टाइपिंग आप देखिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए, लास्ट मोमेंट पे आप टाइपिंग मत करिए वरना आपका बहुत ही ज़्यादा फोकस बिगड़ जाएगा। तो ये तो मेरी स्ट्रेटजीज थी। और देखिए संघर्ष सभी के जीवन में होता है, बस ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है
कि वो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहा है कि उसको एज अ बोझ लेके दुखी है। इससे मुझे एक कविता भी याद आती है जो मैं भी अपने मतलब संघर्ष के टाइम पे पढ़ता था कि संघर्ष भरा मेरा जीवन, संघर्षों से घबराना नहीं, जब रात हो काली तो समझो होने वाली है सुबह नहीं। जीवन के इस रण में तुझको विश्वास अटल रखना होगा, 100 बार गिरो फिर भी उठना, तेरा लक्ष्य भेद तभी होगा। है अग्निपथ सा ये जीवन, तू निर्विघ्न निडर इस पर चल, चरण पखारेगी मंजिल, आज नहीं तो निश्चित कल। निश्चित होगी तेरी विजय, परचम तुम ही लहराओगे, हो एकाग्र तुम चलते चलो, बस चलते चलो चलते चलो। विजय सुनिश्चित है तेरी, आज नहीं तो निश्चित कल, विजय सुनिश्चित है तेरी, आज नहीं तो निश्चित कल। देखिए, आखिरी में मैं एक और स्पेशल थैंक कहना चाहूँगा। टीचर्स का तो देखिए बहुत रोल होता है और पेरेंट्स का भी बहुत रोल होता है, लेकिन मेरी लाइफ में मेरी दीदी का बहुत रोल रहा है। देखिए, जो मैंने बड़ों से सीखा है कि आप अपने जीवन में 3 ऋण नहीं चुका सकते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो मेरी लाइफ में ये 3 ऋण तो हैं ही, साथ में एक और दीदी का जो ऋण है, दीदी का जो डेडिकेशन था, दीदी जो मुझे मोटिवेट करती थी, वो शायद मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो इसके लिए मैं दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आखिरी में मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि एक हरिवंश राय बच्चन जी की 2 पंक्ति बोलूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और सीएमसी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना।